हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप भी क्लास 10th साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में कौन सा टॉपिक आने वाला है और कौन सा टॉपिक नहीं आएगा, क्या आपको पढ़ना है, इन सब के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और जो हमारे पास साइंस का जो हमारे पास बुक है उसका मैंने जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों का मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और उससे यदि मैंने जितने भी टॉपिक बता दूंगा, यदि आप उतने टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो उससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो सबसे पहला तो हमारे पास जो चैप्टर हमारे पास है, क्या है, जो हमारे पास पहला चैप्टर है उसमें आपको कितने टॉपिक पढ़ना है, तो केवल उसमें आपको 3 टॉपिक पढ़ना है। कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, तो पहला जो हमारे पास है रसायन अभिक्रियाओं के प्रकार। रसायन अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं इनके बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है। कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में संयोजन अभिक्रियाएं पूछ लेता है, या वियोजन अभिक्रियाएं पूछ लेता है, या विस्थापन अभिक्रियाएं पूछ लेता है, या द्विविस्थापन अभिक्रियाएं पूछ लेता है, या उदासीनीकरण अभिक्रिया पूछ लेता है, या रिडक्स अभिक्रिया पूछ ले जाता है। तो इन तीनों को कितने टॉपिक हमारे पास हैं, 2, 4, 6। ये 6 टॉपिक में से मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इसमें से एक टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले हैं। एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इसे आप लिख लीजिएगा। तो इसलिए इन जो हमारे पास रसायन अभिक्रिया के प्रकार है इसमें से सारे टॉपिक को आप याद कर लीजिएगा खूब अच्छे तरीके से, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इन टॉपिक में से ज़रूर आपके एक टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अब हमारे पास दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है वह है रसायन समीकरण को संतुलित करना। ये भी मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि रसायन समीकरण को संतुलित करना आपके बोर्ड एग्जाम में दो समीकरण तो आपको देगा ही देगा, वो भी संतुलित करने के लिए। तो मैं आप सभी को गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इसे आप हमेशा याद रख लीजिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख लीजिएगा। और मैंने सिखाया भी है। यदि आपको नहीं आया है, रासायनिक समीकरण को नहीं संतुलित करने आएगा, तो आप मेरे चैनल पर जाइएगा, उसमें प्लेलिस्ट बना है, उसमें प्लेलिस्ट में क्लास 10th साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में देखिएगा, आपको उसमें मिल जाएगा उसमें वीडियो में। और जो हमारे पास तीसरा जो टॉपिक है वह है संक्षारण तथा विकृत गंधिता। ये भी टॉपिक आपके एग्जाम के लिए है, कितनी बार आपके एग्जाम में भी पूछ लिया गया है। तो अब हमारे पास केवल जो हमारे पास चैप्टर नंबर जो हमारे पास 1 है उसमें से केवल आपको कितने टॉपिक याद रखना है, तो 3 टॉपिक याद रखना है। पहला रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, दूसरा रखना है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तीसरा रखना है संक्षारण तथा विकृत गंधिता। इसको 3 टॉपिक को याद रखना है, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा पहले चैप्टर से। अब हम चलते हैं इसके दूसरे चैप्टर को देखने। दूसरे चैप्टर में केवल आपको 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, वो भी इतना आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा चैप्टर नंबर दूसरे से। तो देखिए पहला हमारा जो टॉपिक है उसमें आपको क्या पढ़ना है, तो पीएच का परिभाषा, मतलब पीएच मान होता है उसका आप परिभाषा याद कर लीजिएगा। और पीएच मान जो हमारे पास होता है उसका दैनिक जीवन में क्या महत्व है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये कितनी बार पूछ लिया गया है। पीएच मान से कितनी बार आपके बोर्ड एग्जाम में इसका रूमेलकर भी पूछ लेता है, या पीएच मान का परिभाषा भी पूछ लेता है, या कह देगा ऐसे कि पीएच मान का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो पहला हमारा टॉपिक ये है। उसके बाद दूसरा हमारा जो टॉपिक है उसे आपको क्या याद रखना है, तो दूसरे में हमको रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर में 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ब्लीचिंग पाउडर या प्लास्टर ऑफ पेरिस या धावन सोडा या कास्टिक सोडा, इन चारों में से जो हमारे पास ये चारों हैं, ये चारों में से मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में एक तो 100% है कि आएगा ही आएगा, वो भी कितने नंबर में, तो 4 नंबर में आता है। तो क्लियर है आपको। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो हमारा दूसरा चैप्टर है उसमें आपको कितने टॉपिक याद रखना है, तो केवल 5 टॉपिक याद रखना है, और ये 5 टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर चैप्टर पर।
अब हमारे पास तीसरा जो चैप्टर है, तीसरा चैप्टर में भी केवल आपको 5 टॉपिक याद रखना है। कौन कौन से टॉपिक याद रखना है? तो इसमें भी पहला हमारा टॉपिक है वो है खनिज तथा अयस्क का परिभाषा और इसका अंतर। खनिज और अयस्क का आप क्या करिएगा, परिभाषा याद कर लीजिएगा और इन दोनों में क्या अंतर होता है ये भी दोनों आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी इसका परिभाषा भी पूछ लेता है, कभी कभी इसका अंतर भी पूछ लेता है। तो इसीलिए आप खनिज और अयस्क का परिभाषा भी याद कर लीजिएगा और इन दोनों के बीच क्या अंतर होता है ये भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो टॉपिक है वो है निस्थापन तथा भर्जन का परिभाषा और अंतर। निस्थापन तथा भर्जन का परिभाषा भी याद कर लीजिएगा और अंतर भी, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब कैसे, मतलब जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम में जो हमारा बोर्ड एग्जाम का कॉपी जो बनता है, जो मतलब हमारा जो पेपर बनता है वो 7 पेपर बनता है। उन 7 पेपर में से कितनी बार आपके मतलब जैसे 4 पेपर में कभी कभी परिभाषा पूछ लेता है और जो हमारे पास 3 है उसमें अंतर पूछ लेगा। तो आपके बोर्ड एग्जाम में कौन सा कॉपी मिलेगी ये तो कोई नहीं जानता है, तो इसीलिए आप ये दोनों याद कर लीजिएगा, इसका निस्थापन और भर्जन का परिभाषा और अंतर भी। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास तीसरा जो टॉपिक है वह है मिश्र धातु का परिभाषा। मिश्र धातु का परिभाषा भी याद कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास चौथा जो हमारे पास है वो कॉपर पायराइट से कॉपर का निष्कर्षण ये भी याद कर लीजिएगा। उसका जो हमारा 5वां टॉपिक है वो है धातु तथा अधातु में अंतर। धातु तथा अधातु में अंतर याद कर लीजिएगा और इन दोनों का परिभाषा भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इसका परिभाषा भी पूछ लेता है। क्लियर है? अब हम देखिए, अब हमारे पास चौथा जो चैप्टर है उसमें केवल आपको 4 टॉपिक याद रखना है। कौन कौन से टॉपिक याद रखना है? तो पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा हमारे पास है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इन दोनों का आप परिभाषा याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में संतृप्त तथा हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये 100% है, आता ही आता है। उसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक जो है वह है साबुन तथा साबुनीकरण। इन दोनों का आप क्या करिएगा, परिभाषा याद कर लीजिएगा। क्या? परिभाषा याद कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में साबुन तथा साबुनीकरण का परिभाषा पूछ लेता है। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो हमारा टॉपिक है सजाती श्रेणी क्या होता है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद चौथा जो हमारा टॉपिक है IUPAC नामकरण आप सीख लीजिए कि कैसे हम IUPAC, कोई भी हमारे पास समीकरण दिया रहता है तो उसका हम IUPAC कैसा नामकरण हम निकालते हैं, इसे आप सीख लीजिएगा। क्लियर है? चैप्टर नंबर जो हमारे पास 4 है उसमें केवल आपको 4 टॉपिक याद रखना है। क्लियर है? अब देखिए, अब जो हमारे पास है जो चैप्टर नंबर जो हमारे पास क्या है 5 है, उसमें केवल आपको 8 टॉपिक याद रखना है। कितने टॉपिक याद रखना है? तो केवल आपको 8 टॉपिक याद रखना है। कौन कौन से 8 टॉपिक याद रखना है? तो पहला हमारा जो टॉपिक है वह है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण कितनी बार आपके एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद दूसरा हमारा जो टॉपिक है वह है स्वपोषी पोषण परपोषी पोषण में अंतर। स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण, इसका परिभाषा भी याद कर लीजिएगा और इन दोनों में अंतर भी याद कर लीजिएगा कि इन दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इसका अंतर भी कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी परिभाषा भी पूछ लेता है। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो टॉपिक है वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन क्या होता है इसे के बारे में भी आप समझ लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास जो चौथा टॉपिक है वो है पोषण। पोषण क्या होता है इसके बारे में भी जान लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास 5वां जो टॉपिक है वह है आक्सीय श्वसन तथा अनाक्सीय श्वसन में अंतर। आक्सीय श्वसन तथा अनाक्सीय श्वसन में अंतर, क्या अंतर होता है ये भी आप समझ लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास 6वां जो है धमनी तथा सीरा में अंतर। धमनी तथा सीरा में अंतर ये भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास 7वां जो टॉपिक है वह है मानव हृदय के विभिन्न भागों का नामकरण चित्र। मतलब मानव हृदय का जो विभिन्न भागों का नामकरण चित्र जो होता है उसे आप बनाने के लिए सीख लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक चित्र आता ही आता है बनाने के लिए। उसके बाद हमारे पास 8वां जो हमारा टॉपिक है वह है मानव में विकृत
की संरचना, मानव की विकृत, विकृत का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास किरनी है, किरनी का मतलब कैसे चित्र होता है, इसके बारे में आपको पूछ सकता है, इसकी संरचना पूछ सकता है कि किरनी कैसे होता है। विकृत का मतलब होता है किरनी। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके 6वें नंबर चैप्टर पर। 6वां नंबर में देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो हमारे पास हैं वो इम्पोर्टेंट है। 10वां नंबर जो हमारे पास चैप्टर है, इसमें केवल आपको 3 टॉपिक याद रखना है। कौन कौन से टॉपिक याद रखना है? तो पहला हमारा टॉपिक है निकट दृष्टि दोष, दूसरा टॉपिक है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा हमारे पास जो टॉपिक है वह है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी आप याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास जो 11 नंबर चैप्टर है, उसमें केवल आपको 4 टॉपिक याद रखना है। कौन कौन से टॉपिक याद रखना है? तो पहला टॉपिक है ओम का नियम, दूसरा टॉपिक हमारे पास है श्रेणी क्रम संयोजन, तीसरा हमारे पास टॉपिक है समांतर क्रम संयोजन। उसके बाद जो चौथा टॉपिक है वो हमारे पास है विद्युत धारा और विद्युत विभव, इसका परिभाषा याद कर लीजिएगा। अब हमारे पास जो 12 नंबर चैप्टर है, इसमें केवल आपको 4 टॉपिक याद रखना है। कौन कौन से? तो पहला टॉपिक है मैक्सवेल का दक्षिणावर्तीय पेच का नियम, उसके बाद दूसरे में याद रखना है प्रत्यवर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर। उसके बाद हमारे पास है चुंबकीय बल रेखाओं, मतलब चुंबकीय बल रेखाओं मतलब चुंबकीय बल रेखाएं किस प्रकार होती हैं, इसके बारे में जान लीजिएगा। उसके बाद चौथा जो टॉपिक है वह है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये भी याद रख लीजिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो हमारे पास टोटल 12 चैप्टर है। मैंने 12वें चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिया है। यदि आप इतना टॉपिक याद रख लेते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, और आपका जो मार्क्स होगा, साइंस में जो मार्क्स होगा वो 95% प्लस आएगा, 95% प्लस में ही आएगा, मैं आशा करता हूँ, यदि आप इतना टॉपिक याद रख लेते हैं तब। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। अब वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हमारे पास 6वां जो चैप्टर है, 6वां चैप्टर में केवल आपको 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक याद रखना है। कौन कौन से? तो पहला हमारा टॉपिक याद रखना है मानव मस्तिष्क की रचना तथा क्रिया विधि, मतलब मानव मस्तिष्क की जो रचना होती है, मतलब इसकी रचना किस प्रकार करेंगे, इसकी क्रिया विधि क्या क्या होती है, इसके बारे में आप जान लीजिएगा। उसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक है नर तथा मादा लिंग। नर तथा मादा लिंग का मतलब इसमें क्या होता है, इसके बारे में भी जान लीजिएगा। उसके बाद है तंत्रिका कोशिका की संरचना, मतलब तंत्रिका कोशिका की संरचना किस प्रकार होती है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास है 7वां जो चैप्टर, 7वां चैप्टर में केवल आपको 5 टॉपिक याद रखना है। कौन कौन से टॉपिक याद रखना है? तो पहला हमारा टॉपिक है स्वपरांगण तथा परपरांगण, इसका परिभाषा और इन दोनों का अंतर भी याद कर लीजिएगा। स्वपरांगण और तथा परपरांगण का अंतर भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक है जनन दूसरा हमारे पास है जनन स्वास्थ्य पर टिप्पणी, मतलब इस पर जनन जो हमारे पास स्वास्थ्य होते हैं, इस पर क्या टिप्पणी, आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे टिप्पणी पूछ सकता है कि इसके पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको लिखना होगा। टिप्पणी का मतलब होता है परिभाषा। उसके बाद तीसरा हमारे पास जो है वह है मनुष्य के नर जनन तंत्र, मनुष्य में नर जनन तंत्र होता है, इसके बारे में आप जान लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास चौथा जो टॉपिक है वह है मनुष्य के मादा जनन तंत्र, मनुष्य में मादा जनन तंत्र किस प्रकार होता है ये भी जान लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास 5वां जो हमारे पास है वह है निषेचन तथा द्विनिषेचन, इसका परिभाषा और इन दोनों का अंतर भी आप जान लीजिएगा। अब हमारे पास है 8वां जो हमारे पास चैप्टर है, उसमें केवल आपको 3 टॉपिक याद रखना है। कौन कौन से टॉपिक याद रखना है? तो पहला है मेंडल के नियमों का वर्णन, मेंडल का नियमों का वर्णन, मतलब मेंडल जो है उसका नियम का वर्णन आपको करना होगा। उसके बाद दूसरा हमारे पास टॉपिक है लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मतलब लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, इसे आप जान लीजिएगा। डीएनए का खोज, मतलब डीएनए का किसने खोज किया था, ये भी आप जान लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास 9वां जो चैप्टर है, इसमें केवल आपको 4 टॉपिक याद रखना है। कौन कौन से? तो पहला हमारे पास है अपवर्तन के नियम, उसके बाद दूसरा हमारे पास है प्रकाश का परावर्तन का नियम, तीसरा हमारे पास है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन,
पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है, उसका चौथा में याद रखना है क्रांति कोण। क्रांति कोण क्या होता है इसे भी आप याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको 9वां चैप्टर तक सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके 10वें नंबर चैप्टर पर।